एडवोकेट भानु प्रताप जी हमारे साथ में है, कानून के खासे जानकार हैं, परिचय के मोहताज नहीं है, सारी दुनिया जानती है, देश दुनिया में। सर, डॉक्टर रितु सिंह का जो प्रोटेस्ट है, आंदोलन है, आज जो जनसैलाब यहाँ उमड़ा है, क्या संदेश दे रहा है? देखिए, संदेश बहुत सीधा सा है। ये दिल्ली यूनिवर्सिटी प्रशासन को और साथ साथ में केंद्र सरकार को ये चेतावनी है कि अगर न्याय नहीं दिया गया, न्याय नहीं किया गया, कानून के तहत काम नहीं किया गया, संविधान के अनुसार काम नहीं किया गया, तो आज तो केवल एक झलक है, ये एक चेतावनी है। आंदोलन इससे बड़ा भी होगा। और अगर फिर भी सरकार ध्यान नहीं देती है तो सरकार ये ध्यान रखे कि पूरा बहुजन समाज इस सरकार को इस देश से उखाड़ के फेंक देगा। जी, एक बेटी, एक बहुजन बेटी के साथ जो हुआ है, यदि एक ब्राह्मण बेटी के साथ हो जाता तो क्या हालात होते? कुछ भी नहीं, हर एक के साथ। मोदी की नज़र में किसी बेटी की कोई कीमत नहीं है। आपने पर्टिकुलर ब्राह्मण बेटी का नाम लिया, आपको ध्यान होगा कानपुर में एक बुलडोजर चलाया, मार दिया। माँ बेटियां दोनों ब्राह्मण ही थी और महिला पहलवान जो थी वो जाठी थी। तो उनके लिए जाति का मैं नहीं समझता कहीं कोई मतलब है। मोदी को सिर्फ अपनी सत्ता से मतलब है। उसकी सत्ता के सामने जो भी आएगा उसको वो बख्शेगा नहीं, और जो भी सच के खिलाफ, सच के हक में आवाज उठाएगा, सरकार की गलत नीतियों, गलत कार्यों के खिलाफ आवाज उठाएगा, उसकी आवाज को बंद करने की कोशिश की जाएगी। जैसा आपने देखा परसों पत्रकारों को जो बंद किया। ऐसा नहीं है, आपका मानना यह है कि कोई जातिवादी व्यवस्था वाला कोई इस्तेमाल नहीं है, जाति वाला भी, लेकिन अगर जाति या कुछ भी चीज सत्ता के आड़े आएगी, उसकी नजर में सत्ता पहले है और कुछ नहीं है। मैं उदाहरण देता हूं आपको, जो निजीकरण हो रहा है, इस निजीकरण में जो सरकारी संस्थानों में जिनका निजीकरण करने के लिए सरकार ने लिस्ट बनाई है 196 पेज की 2 वॉल्यूम में, उस लिस्ट में जितने भी सरकारी संस्थान हैं, अगर उनको निजी हाथों में दे दिया गया तो 80 से लेके 88% जो नौकरियां हैं वो खत्म हो जाएंगी। 80 से 88%। आप इसको ऐसे समझने की कोशिश कीजिए कि जैसे रेलवे है, रेलवे में 14 लाख नौकरियां हैं, सीधे सीधे आज की तारीख में 2.5 लाख खाली पड़े हैं। अगर रेलवे का पूरी तरह से निजीकरण हो जाए तो आप मानिए कि 11 से 11.5 लाख नौकरियां खत्म हो जाएंगी। सो अब इसको आप ऐसे समझिए कि उन 11 से 11.5 लाख जो नौकरियां खत्म होंगी, निश्चित रूप से शेड्यूल कास्ट की, शेड्यूल ट्राइब्स की, ओबीसी की, माइनॉरिटी की, इनकी नौकरियां तो खत्म होंगी ही होंगी, पहले ये खत्म होंगी। लेकिन आज की तारीख में इनकी नौकरियां कुल मिला के लगभग 5 लाख है, इससे ज़्यादा नहीं है। सो जो 11 लाख नौकरियां हैं, उन 11 लाख नौकरियों में 5 लाख तो ये निकाल दो SC ST OBC माइनॉरिटी के, जो बाकी 6 लाख हैं वो किसके हैं? वो दूसरी जनरल समाज के हैं, जिसके लिए हिंदू राष्ट्र की बात करता है। सो अगर वो हिंदू राष्ट्र का या हिंदुओं का ही संरक्षक है तो उन नौकरियों को तो नहीं छेड़ता ना। लेकिन अगर निजीकरण होगा तो वो सारी नौकरियां साफ होंगी। इसलिए मैं कह रहा हूं कि मोदी को सत्ता की जो हवस है उसके लिए वो किसी हद तक जाता क्या, बहन बेटी कोई उसके मान लिए मायने नहीं रखती है। सत्ता में डटे रहने के लिए वो किसी भी हद तक जा रहे हैं, इसका मतलब बहन बेटियों पे जो जुल्म है वो जारी रहेगा। मणिपुर देख नहीं रहे आप? जी हाँ, 5 महीने मणिपुर, आज 4 तारीख है ना, 3 मई को शुरू हुआ था, आज 5 तारीख है, 3 मई को शुरू हुआ, यानी 5 महीने से 2 दिन फालतू हो गए। अभी तक मणिपुर पे क्या बोला प्रधानमंत्री ने? और अभी जो वहां पर जो आर्म फोर्सेस स्पेशल एक्ट लागू किया है वो भी 19 जिलों में किया, जो कुकी इलाके है, हिल एरिया है, जो बाकी इलाके उसमें तो नहीं किया ना, वो भी एक पक्षीय कार्रवाई है। सो आप जो काम कर रहे हैं और जो पूरी दुनिया को दिख रहा है, क्या उससे ये सिद्ध नहीं होता कि बहन बेटियों की इज्जत आबरू की मोदी की नजर में कोई कीमत नहीं है? जिस तरह से महिला पहलवानों को जंतर मंतर पर पीटा गया, उन्हें उठाया गया, उनके खिलाफ FIR की गई, उनको न्याय नहीं दिया गया। सो अब दलित की बेटी को क्या देंगे न्याय? वो क्या तमाम हालत में 2024 में बहुजनों की अपनी सरकार आ सकती है? नहीं, बहुजनों की सरकार आ सकती है, नहीं आ सकती है, मैं इसके विषय में कोई कमेंट नहीं कर सकता। लेकिन मैं इतनी बात जरूर कर सकता हूं कि बहुजनों को यह जरूर सोचना है कि ये जो सरकार इस समय है इसको जरूर उखाड़ के फेंकना है 2024 में। और बहुजनों को बहुत ध्यान से बैठकर रणनीति बनानी पड़ेगी जिससे उनकी सरकार आ सके। अन्यथा मुट्ठी भर लोगों की सरकार जब से देश आजाद हुआ उसके बाद से उन्हीं के हाथ में सरकार है। और संख्या हमारी इतनी बड़ी है,
अब तो जिस तरह से बिहार में कास्ट जो गणना हुई है, जाति जनगणना जो हुई है, उससे सिद्ध ही हो रहा है कि जो लोग जिनकी आबादी 15% कही जाती थी, अब तो उनकी 10-11% के आसपास ही है। सो बाकी 90% के लगभग तो बहुजन आबादी ही है ना। अगर 90% होके भी आप सत्ता अपने हाथ में नहीं ले सकते, इन चंद मुट्ठी भर लोगों से छीन नहीं सकते, तो मैं समझता हूं आपका डूब कर मर जाना ही बेहतर है। इसलिए बहुजन समाज को सोचना पड़ेगा, इस देश की सत्ता अपने हाथ में लेनी पड़ेगी। और यहाँ लड़ाई इस देश में केवल और केवल सत्ता की लड़ाई है। बाकी सारी लड़ाइयाँ सत्ता की प्राप्ति के लिए ही कराई जाती हैं आपस में, और कुछ मकसद नहीं। जातिवाद भी शायद भारत में इसी सब कुछ इसीलिए बना के रखा गया ताकि लोगों को बांट के रखा जाए। आईआईटी के कई होनहार छात्रों को जो कम उम्र में अच्छे स्तर पर पहुंच गए थे, फाइनल ईयर में थे, बीटेक कर रहे थे, आईआईटी के ब्रिलियंट स्टूडेंट थे हमारे शेड्यूल कास्ट समाज से, उनकी हत्याएं हुई हैं। कई, एक नहीं कई हत्याएं इस एक साल के अंदर। इसके विषय में सरकार तो सोचेगी नहीं। अगर सरकार सोचती तो उन्हें आत्महत्या का लेबल लगा के खत्म नहीं करते वो मामलों को। सोचेगा कौन? समाज। और समाज को बहुत ईमानदारी से सोचना पड़ेगा। लेकिन समाज में जो लोग हैं, जो भिन्न भिन्न संगठनों के लोग हैं, देखा ये जाता है जब उनको साथ बुलाने की कोशिश की जाती है, हर कोई अपना चौधरी बनता है। भाई चौधरी बनो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भाई समाज के नाम पर तो इकट्ठा होके चलो ना। अगर समाज के नाम पर हम इकट्ठा होके नहीं चलेंगे तो यही हाल होगा। हमारे बिखराव का जो नतीजा हमारे सामने है वही आगे भी होगा, और सत्ता उन चंद लोगों के हाथ में रहेगी जो मुट्ठी भर लोग हैं। अगर उनके खिलाफ पूरा बहुजन समाज केवल खड़ा हो गया, वो मैदान छोड़ के भाग जाएंगे। यही स्थिति है। कोई रणनीति, आप जैसे एक्टिव पर्सन है, क्रांतिकारी लोग हैं, आपकी बहुत अच्छी खासी यूनिटी है आप लोगों की, क्या आप लोग तैयार करके देंगे? देखिए, हम प्रयास करते हैं, बार बार हमने किया है, आगे भी भविष्य में प्रयास करेंगे। कोशिश करेंगे कि लोग इस चीज को समझें, इस गंभीरता से इस प्रश्न को लें कि बिखराव हम सबकी बर्बादी है और इकट्ठा होना हम सबके लिए लाभकारी है। प्रयास करेंगे, देखते हैं क्या होता है। जी, ईवीएम के लिए कोई सटीक उपाय है कि वो बिल्कुल हट जाए? निश्चित रूप से आंदोलन करेंगे ईवीएम के लिए। जिस तरह का आंदोलन देख रहे हो, उससे बड़ा आंदोलन ईवीएम के लड़े, उससे पहले करेंगे आंदोलन। 2024 में अगर ईवीएम से हो गया चुनाव तो फिर तो कोई मतलब ही नहीं है। चुनाव आयोग को दिखाई नहीं देता ईवीएम हट जाए। चुनाव आयोग गुलाम है, उसे क्या दिखाई देगा? भाई गुलाम को जो मालिक है उसका हुक्म सुनाई देता है, वही दिखाई देता, और कुछ नहीं दिखाई देता। क्या सरकार आरएसएस के अंतर्गत है? ये कहने वाली बात है, दिखाई दे रहा है। ये कहने वाली बात है। जो बैकडोर से लोगों को जॉइंट सेक्रेटरी लेवल पे बिठाया जा रहा है, हर डिपार्टमेंट का हेड बनाया जा रहा है, हर जगह आरएसएस के आदमी बिठाए जा रहे हैं, इसका मतलब क्या है? सब कुछ आरएसएस के कंट्रोल में है। तो कहने की बात नहीं, हकीकत में यही है। जातिवाद का भी जो सिस्टम है वो भी इसीलिए हावी हो रहा है। जातिवाद का सिस्टम अभी चलेगा, और ये जब तक चलेगा जब तक लोग बाबा साहब की बात को ईमानदारी से मानेंगे नहीं, उनके बताए रास्ते पर चलेंगे नहीं, और बाबा साहब को जब तक धोखा देते रहेंगे और केवल नौकरी के लिए और सत्ता में आने के लिए उनका नाम लेते रहेंगे, तब तक ये बिखराव ऐसे ही रहेगा। जाति खत्म नहीं होने की। जाति वो नहीं खत्म करेंगे, जाति हमें खत्म करनी है। जाति किस में है? वो आज भी जाति नहीं मानते। आपको मूर्ख बनाने के लिए जातिवाद है, उनके लिए तो वर्ण व्यवस्था है। वो तीनों के तीनों, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, तीनों वर्ण व्यवस्था से जुड़े हुए हैं। वह ये तीनों जातियां नहीं हैं। जातियां किस में? शूद्रों में। तो शूद्रों को सोचना है कि अपने अंदर की जातियां खत्म करके पूरा एक ग्रुप बने, एक साथ आए और उखाड़ के फेंके उनको जो आज तक हमें गुलाम बनाए हुए हैं। यानी गुलामी व्यवस्था का पुरजोर विरोध की जिम्मेदारी सिर्फ जनता की रह जाती है, बहुजन समाज की। भाई जो गुलाम है वही तो गुलामी अपनी दूर करने के लिए प्रयास करेगा। कोई दूसरा थोड़ी आएगा तुम्हें कंधे पे लेके चल बे तुझे राजा बनाऊंगा, ऐसे थोड़ी होगा कोई। सही बात है। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। एडवोकेट भानु प्रताप जी।